सकता है, और इन सब के बीच ग्रामीण जीवन, खेती, किसान, मजदूरी, इन सब की व्यवस्था की गई है। मध्यम तबके के लिए बहुत कुछ राहत की व्यवस्था की गई है, खासतौर से टैक्स के मद्देनज़र। और इन टैक्स के ज़रिए जितनी लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही थी या जो उम्मीद की बात थी, वो उम्मीद शायद नहीं मिली है। 2.5 लाख तक जो कमाई है उसमें टैक्स की माफ़ी है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा, खास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हिस्सा है, वो सस्ता होगा। इससे एक राहत की बात कही जा सकती है। लेकिन एजुकेशन सेस जो 3% था वो लगातार लागू रहेगा, उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सरकार का नज़रिया आधारभूत संरचना को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए विकसित करने की दिशा में उठाए गए कदम की दृष्टि से इसे समझा जा सकता है। और ये शायद एक बहुत महत्वपूर्ण था कि सरकार का नज़रिया पूरा अपने मैनिफेस्टो से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण को अमली जामा पहनाने का रहा, जिसको लेकर उन्होंने अलग अलग वक्त में अलग अलग नारे दिए। वो अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, महिला, इन सब के मद्देनज़र किसानों का जिक्र, खेती का जिक्र, और शायद जो वैकल्पिक ऊर्जा होती है उस दृष्टि से भी सरकार ने इस बजट में कहीं ना कहीं सोचा है। बहुत सारे ऐसे सवाल इस बजट में आए हैं जो इससे पहले बजट से गायब रहते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि एक ऐसे बजट की रेखा खींचने की कोशिश की गई है जिसमें खेती की बात है, एजुकेशन में हायर एजुकेशन की बात है, एक तरफ गांव में ई क्रांति की भी बात है, और दूसरी तरफ एयरपोर्ट से लेकर जो तकनीकी विकास हो सकता है उस दिशा में बढ़ते हुए कदम भी हैं। हाँ, एक बड़ा हिस्सा, बड़ा तबका जो शहरी मिजाज के साथ जीता है और चाहता है कि उसकी कमाई में इजाफा हो, लेकिन उसको टैक्स से बहुत राहत मिल जाए, उसके लिए कोई बहुत बड़ी राहत इस पूरे बजट में नहीं है। खास तौर से सरकार का ध्यान उस परिस्थितियों में है जो खास तौर से खनिज संसाधन है, कोयला को लेकर व्यवस्था ऐसी की गई है जिससे कम से कम पावर सेक्टर के मद्देनज़र सरकार समझ रही है कि उसको इससे लाभ मिलता चला जाए। हमारे साथ धीरे धीरे तमाम लोग जुड़ते चले जाएंगे, बैठते चले जाएंगे, चर्चाएं होती रहेंगी इन सब के बीच। और जो मौजूदा टैक्स का इस परिस्थिति थी जिसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे इतर कुछ चीज़ें समझनी चाहिए जो आप स्क्रीन पर लगातार इस वक्त, मौजूदा वक्त में देख पा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की कितनी आमदनी होगी तो उसे कितना लाभ होगा, किसी भी व्यक्ति के पास जितना पैसा उसकी महीने की कमाई होगी। और सबसे पहले हम CII चल रहे हैं, CII में अंजना मौजूद है। अंजना, क्या रिएक्शन है वहाँ पर? यही जानने के लिए प्रसून हमारे साथ पीयूष खंबाटा साहब जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रसना प्राइवेट लिमिटेड के, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। और खंबाटा साहब, आप तो खास तौर पर गुजरात से आते हैं और गुजरात के मॉडल के साथ ही नरेंद्र मोदी देश के मंच पर यहाँ पहुंचे और माना जा रहा है इसमें भी उन्हीं की झलक है, उन्हीं की पहचान है। गुजरात मॉडल पर क्या है? और इंडस्ट्री, क्योंकि बाजार को देखें तो बहुत मार्जिनल डिफरेंस ही, और कई बार तो ऐसे ऐलान हो रहे थे जब मार्केट गिरता हुआ दिख रहा था। क्या है रिएक्शन, क्या है पहली प्रतिक्रिया? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि जो गुजरात का सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग इंडस्ट्री, एकेडमिक, गवर्नमेंट एक साथ में डेवलपमेंट मॉडल बनाया हुआ है। हाँ। जिसमें आम आदमी भी डेवलपमेंट के साथ है। आप देखो, फार्मर भी अपनी लैंड देने के लिए रेडी है, कहते नहीं वी आर विद द गवर्नमेंट, वी आर विद द इंडस्ट्री। ये CII में खड़े होकर आप तय कर रहे हैं कि किसान तैयार है? नहीं, आप जरा मॉडल देखो। फॉर एग्जांपल जितने भी सर बने हैं, हाँ। जितने GIDC एस्टेट बने हैं, हम तो वहां से आ रहे हैं, वो वहाँ पीपल आर हैप्पी बिकॉज द लैंड रेट्स हैव इंक्रीज। तो मैं वो लैंड की मेन इश्यू नहीं है, मैं मेन इश्यू ये कह रहा हूँ कि ये जो पूरा डेवलपमेंट मॉडल, ये है प्रो विकास, प्रो ग्रोथ, और ये इसमें थोड़ी झलके ये बजट में दिख रही है। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इट, वन इज ग्रोथ, वन इज बेनिफिट। और बेनिफिट में गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन दिख रहा है हमको, चेक डैम, इरिगेशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज बाय गिवन डेट, ये एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ग्राउंड लेवल, ये जो गुजरात की स्कीमें हैं, ये बजट में गौर से दिख रही है। लेकिन जो एलोकेशन रैशनलाइजेशन है वो समझ नहीं आया। 200 करोड़ वो गंगा के लिए दे देते हैं, गंगा की सफाई के लिए, और 7,000 करोड़ नए शहरों के लिए। 7,000 बटा 100, 70 करोड़। तो 70 करोड़ न्यू सिटी के लिए, ये जो एलोकेशन रैशनलाइजेशन है वो समझ नहीं आया। नहीं, देखो, ये गणित तो फाइनेंस मिनिस्टर ही संभाल सकते हैं, पर अगर न्यू सिटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा न्यू सिटी इंडिया में जो आ रहा है वो धोलेरा में आ रहा है। हाँ। और धोलेरा गुजरात में। हाँ। और उसका जो मैप हमने देखा हुआ है, अखा जो मॉडल है, इट इज लाइक वी आर क्रिएटिंग अनदर शंघाई देश। और ये जो है इन माई माइंड तो ये कम अमाउंट है, हमको मोर धोलेरा लाने हैं,
इंडिया अगर अपने आप को डेवलप बनाना है तो वील नीड कंप्लीटली न्यू सिटीज। तो ये जो इनिशिएटिव तो बड़ा वेलकम स्टेप है। रियल एस्टेट सेक्टर को जल्दी जो मुख्य बिंदु उनको छूना चाह रही हूँ मैं एक्चुअली फिरोज साहब, रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट और क्या क्या मुख्य बिंदु जो आप देख रहे हैं किन सेक्टर्स के लिए? सबसे बड़ी चीज देखो, इसने रैशनलाइजेशन टैक्स का किया हुआ है। टैक्स रेट में फर्क नहीं लिया है, पर एडवांस रूलिंग और सेटलमेंट करोड़ों रुपया आज लिटिगेशन में पड़े हुए। वो कह रहे हैं सेटलमेंट में ले आओ, इसको छोड़ो। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। कह रहे एडवांस रूलिंग, तुम लिटिगेशन क्यों करते हो? आपको कोई डाउट है इनकम टैक्स में, एक्साइज में, कस्टम में, तो सीधे चले जाओ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास चले जाओ, आप रूलिंग मांग लो, आप क्लियर हो जाओ, फिर आराम से धंधा करो। आई थिंक ये सब अच्छी चीज है, इसको हमको वेलकम करनी चाहिए। 10 में से कितने मार्क्स? 10 में से ये मार्क का गेम तो मैंने अभी तक मुझे पता है गुजरात के आप हैं तो आप प्लस माइनस तो नहीं किया अभी तक मैंने, फिर भी मेरे हिसाब से अगर मेरा एक्सपेक्टेशन इसका 10 था तो ये 7 तक तो खरा उतरा है। और जो 3 नहीं खरा उतरा है वो ये है कि मेरे हिसाब से ये जो टैक्स रेशनलाइजेशन वाला मामला है और जीएसटी का डेट है उन्होंने दिया नहीं। मेरे हिसाब से जीएसटी का डेट देने का होता वो टाइमलाइन कि ये मेरा टाइमलाइन रह गया जैसे यूपीए में थे, ऐसे ही 5 साल से हम डेट दे के आगे बिल्कुल वही तो तारीख मेरे हिसाब से एक फर्म डेट देना था हमको, ये डेट तक आ जाएगा। जीएसटी पर भी कोई टाइमलाइन नहीं है। आई थिंक वो बड़ा नेगेटिव है। सेकंड, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, ये जो थोड़ा बहुत काम किया है 50,000 ये लिमिट, आई थिंक मिडिल क्लास लोग काफी ये गुजरे हुए, इन्फ्लेशन ये वगैरह, इनको टैक्स की लिमिट से बंद करने चाहिए और एक स्लैब भी थोड़ा घटाना था। और हमारा ये भी इशू था कि जो सरचार्ज है, सरचार्ज भी निकल जाए, ये सरचार्ज भी रहने दिया, सरचार्ज पर भी कोई फैसला नहीं। तीनों नेगेटिव है, ये तीनों नेगेटिव, ठीक है। सरचार्ज पर भी कुछ नहीं किया प्रसून, और टैक्स कम से कम जो मिडिल क्लास है उसको खुश करने का एक बड़ा मौका। और ये बहुत दिलचस्प है कि ये यहाँ पर ये कह रहे हैं तो 7/10 ये दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर वही तस्वीर दिखाई दे रही है कि अभी भी कई लोग तो यहाँ पर ये तक कह रहे थे कि अगर आंखें बंद कर लीजिए तो कई बार को लगेगा चिदम्बरम साहब का ही है। जीएसटी पर भी कोई टाइमलाइन नहीं, बहुत खुले हुए एंड्स छूट गए हैं प्रसून। जी यकीनन सीआईए की प्रतिक्रिया अपने तौर पर है, फिक्की भी चलेंगे, एसोचैम भी चलेंगे, लेकिन हम चाय के ढाबे में मौजूद हैं और एक सवाल बार बार निकल कर आता रहा कि क्या इस देश में जो हाशिए पर पड़ा तबका है उसकी दृष्टि क्या होगी। दरअसल हम इसी ढाबे पर बैठ के लगातार पूरा बजट सुन रहे थे। जितेंद्र हमारे साथ बैठे हुए थे, सिवान से आते हैं, बिहार के हैं। जितेंद्र, बजट आप हमारे साथ सुन रहे थे, पहली प्रतिक्रिया आपकी जरूरत है, क्या समझा, क्या लगा? अभी बजट देखे, बजट में गांव और किसान और मजदूर लोगों को ध्यान दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। किसान मजदूर को ध्यान दिया गया, अच्छी बात है। और गांव, ये जितेंद्र की राय है, किसान मजदूर पर ध्यान दिया गया है। ये एक स्थिति थी और बार बार एक चीज निकल कर आ रही थी कि जो भाषण था प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार के दौरान, जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, अगर ध्यान दीजिए तो बजट के पूरे भाषण को इस रूप में तैयार किया गया जिससे ये एक मैसेज कन्वे हो कि सरकार सत्ता में आई है और जो जनादेश जिस आश्रय मिला है कम से कम बजट के भाषण में वो झलकना शुरू कर दे। उसकी जो माइन्यूट स्थितियां रहती है, कहाँ किसे ज़्यादा लाभ, कहाँ किसे घाटा, या कुछ घुमा फिरा के घाटे लाभ से इतर देखा गया है, ये हर किसी की नज़र रहेगी। 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है इन सब में। शहर में बैठे हैं, बात टैक्स की होगी। जैन साहब माइक उठाइए और जरा बताइए, टैक्स को लेकर आपको लगता था यही होना था या कुछ और होना था? देखिए, टैक्स में जो हमारा एक्सपेक्टेशन था लगभग पूरा किया गया है। खासतौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के लिए सरकार ने कमिटमेंट किया है कि आगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो बहुत एक्सेप्शनल केसेस में करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिससे आई थिंक पूरे देश में जो बिजनेसमैन हैं उनको एक राहत की सांस मिलेगी। ट्रांसफर प्राइसिंग का जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया, उसे लिबरलाइज किया, उससे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर इंडिया में है उसे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और ये जो पीएसयू को स्ट्रेंथन करने का इन्होंने बहुत ज़ोर से जो स्टेप लिया है पीएसयू बैंक्स को, कि उनके लिए दे विल रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ 2,30,000 करोड़। इससे बैंकिंग सेक्टर को पूरे देश भर में बढ़ावा देने में बहुत बड़ा संबल मिलेगा और आम आदमी तक पैसा पहुंचेगा। आपको ऐसा लग रहा है खासतौर से टैक्स, और दूसरा हिस्सा आता है जब शहरों में लोग रहते हैं। डॉक्टर रवि मलिक साहब, जरा आप माइक उठाएं और बताएं कि एक सवाल सरकार के जहन में बार बार था हेल्थ सेक्टर को लेकर, और आप चूंकि खुद सीएमडी हैं रेडिक्स हॉस्पिटल के, बजट हेल्थ सेक्टर के मद्देनजर किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हेल्थ सेक्टर के हिसाब से तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री बजट है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके पीछे सोच बड़ी सकारात्मक है, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। और अगर मेडिकल टर्म में बताऊं तो इन्होंने सुपरफिशियल ड्रेसिंग नहीं की है, कहीं ना कहीं सर्जिकल क्योर करने की कोशिश की है। जैसे अगर ये 3600 करोड़ जो हैं वो एक सेफ वाटर देने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रिवेंशन के ऊपर पूरा ध्यान रख रहे हैं। हमारे देश में मोस्टली इलनेसेस जो हैं दे आर प्रिवेंटेबल, वाटर बॉर्न डिजीजेज वगैरह जितनी भी हैं, तो इन्होंने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है।
अगर प्रिवेंटिव इलनेस पे हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो 100 रुपये हम क्यूरेटिव में बचाते हैं। दूसरा, इन्होंने सैनिटेशन की बात की, 28,000 करोड़ रुपए प्रॉपर सैनिटेशन के ऊपर लगा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। ऑन द अदर साइड क्यूरेटिव में भी बहुत कुछ किया, 4 एम्स आएंगे, 12 मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, डॉक्टर्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये सब चीज़ें बहुत एक सकारात्मक कदम है। और इसके पीछे जो सोच है वो बेसिकली प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। पब्लिक हेल्थ को इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। एनर्जी सेक्टर को इन्होंने ज़्यादा इनकरेज किया ताकि पॉल्यूशन कम हो, क्योंकि पॉल्यूशन रिलेटेड बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सोची समझा यह बजट है। रिसर्च एंड एनालिसिस के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, नैनो टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया है जी। फिर रूरल हेल्थ के ऊपर रिसर्च काफ़ी है। लेकिन मेरे हिसाब से बजट बहुत अच्छा है, 8 से 9 नंबर वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने इग्नोर की हैं। जैसे दीजिए आप नंबर के चक्कर में ना फंसिए। अभी तो हम लोग जरा उस मिजाज को समझना चाह रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोग क्या सोचते हैं। अनिल शर्मा जी, रियल एस्टेट क्या सुनकर लगा और कैसा लगा? पहले भी हमें लग रहा था कि कुछ मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, जो लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास है, जो उन्होंने 80C के तहत जो छूट दिया है या इंटरेस्ट पे जो सीमा बढ़ाया है, 2 चीज़ें थोड़ा राहत दी, क्योंकि जो इनका मंथली जो एक्सचेकर से जो खर्च होता है हाउसिंग लोन के EMIs देने के लिए, उसमें थोड़ी कमी आएगी। दूसरी एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि चूँकि पहले FDI जो था रियल एस्टेट में ऑटोमेटिक रूट से था, और उसमें उसका जो था बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए थे, उसमें अफोर्डेबल रेंज के हाउसेस के लिए FDI नहीं था, उनकी सीमा को इन्होंने घटाया है। सरकार सस्ते मकानों की बात कर रही है, आप लोग महंगे मकान हैं। नहीं, जो सस्ते मकानों के लिए जो इन्होंने एक्चुअली हम लोग मेनली सोच रहे थे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो सस्ते। बेसिक्स में जाएंगे, एक खाली बताइए कि बजट जब वित्त मंत्री पढ़ रहे थे आपको क्या लग रहा था? रियल एस्टेट की तरफ उनका ध्यान है? हाँ, जो चला जा रहा है जी, हाउसिंग फॉर ऑल जो इन्होंने कहा, ये शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया टिल 2022, और उसके तहत उन्होंने अनाउंस किया कि जो कर में छूट है या जो ATC के तहत छूट है, इस पर उन्होंने तवज्जो दी। और दूसरी बड़ी बात है जो आपने देखा होगा कि NHB के तहत जो अफोर्डेबल होम्स के लिए 4,000 करोड़ का आउटले किया है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं अफोर्डेबल होम्स के लिए इनके दिल में। जनरल बख्शी भी हमारे साथ हैं, जरा आप उन्हें बढ़ाइए। बख्शी साहब, 49% FDI, लेकिन सवाल बार बार ये था कि जितनी मांग सेना की है और जितनी बड़ी तादाद में बाहर से अभी सामान आना है, उसके मद्देनज़र ये FDI कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, इंडस्ट्री कब तक बनेगी, उत्पादन कब शुरू होगा, सेना को जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो किस रूप में जाएंगे? क्योंकि हम लोग तो सुनते आ रहे थे कि गर्दन काटी गई है तो काट के ले आइए, ये मैसेज था। देखिए, 49% FDI मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत वेलकम स्टेप है। 26% FDI बिल्कुल नॉन वर्केबल था, कुछ नहीं आया, बड़ी देर पहले अनाउंस हो चुका था, कुछ नहीं आया। ब्रह्मोस मिसाइल आपको याद होगा एक सक्सेस स्टोरी है, और वो 49% पे आया है, तो क्यों नहीं इस मॉडल को आगे बढ़ाया जाता। बात चल रही थी 75% और 100% की, लेकिन उसमें हमारा जो भारतीय उसमें जो पार्टनर्स होते उनका कंट्रोल चला जाता, फिर FDI का मायने क्या है? देखिए, अगर थियोरेटिकली आप 100% FDI कहते हैं तो यहाँ मैन्युफैक्चर करके आप पाकिस्तान और चीन को बेच सकते, तो वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। ये जो कह रहे हैं कि 49% FDI आने से, क्योंकि हमारे डिफेंस को लेकर जो चर्चा शुरू से इस देश के भीतर हो रही है और लगातार हो रही है कि उसको किस रूप दिया जाए और कम से कम वो डॉलर यहाँ पर आए, रुपया मजबूत हो, यहाँ पर स्ट्रक्चर डेवलप हो, यहाँ पर रोजगार बने, हम दूसरों पे आश्रित ना हो, ये 49% से चीज़ें डेवलप होती लग रही हैं क्या? देखिए, मेरा मानना है कि विदेशी निवेश हो या ना हो, लेकिन देश में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की क्षमता होनी चाहिए। आज हम कितने हज़ारों करोड़ रुपए का निर्यात जो करते हैं, आयात जो करते हैं, वो क्यों करें? हम क्यों नहीं बना सकते? हम आज हमारी ये सोच है कि बाहर किसी कंपनी ने जो बनाया हो बंदूक या बोफोर्स गन जैसे, वो बेहतर है, और जो देश में बनी वो अच्छी नहीं है। FDI का तभी फ़ायदा होगा प्रसून, अगर यहाँ पर उत्पादन हो, हमारी कंपनियां इनका उत्पादन करें, उसे 1/4 दाम में करें और उसी क्वालिटी के करें, तब फ़ायदा होगा। विदेशी निवेश अपने आप में एक पूरा अंत नहीं है, अंत है देश में उत्पादन करना। एक चीज़ जोड़ लीजिएगा इसमें, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच की स्थिति को बताइए, ओरिजिनली क्या है? हमको लग रहा है बहुत थ्योरेटिकल है बजट का एक हिस्सा।
कैसे होंगी? देखिए, प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक हमारी जो इस वक्त बड़ी भारी रिक्वायरमेंट है वो है मीडियम गन की। खुशी की बात यह है कि टाटाज ने, कल्याणी फोर्ज ने, लार्सन एंड ट्यूब्रो ने मीडियम गन का इजाद हमारे ही देश में कर लिया है। और ये एक किस्म से मैं समझता हूँ ये भगवान की देन होगी अगर हम अपनी बनाई गन को अपने जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करें, और ना सिर्फ अपने देश की सेनाओं, सशस्त्र सेनाओं में हम ये सामान लाएं, लेकिन बाहर बेच सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, तब डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस यहाँ कामयाब हम इसको होगा। जरा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमको एसोचैम भी जाना है, लेकिन उससे पहले एक हिस्सा जोड़ना चाहते हैं। बजट का जो भाषण का मूल मंत्र है वो नज़र आ रहा है कि पूरे देश को देखा जा रहा है जी। लेकिन जो इम्प्लीमेंट चीज़ें होनी है और जो बांटे गए हैं 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 4000 करोड़ अलग अलग क्षेत्रों में, ये चीज़ें स्ट्रक्चरली इस देश में सुधार कैसे ला पाएंगी? आपको लग रहा है? बहुत सही आपने चीज़ रेज की है। इशू यही है, देखिए अगर आप बजट पूछें, बहुत बढ़िया बजट है, फिस्कल कंसोलिडेशन करनी थी, रूम नहीं था, फिर भी हर सेक्टर को एड्रेस किया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस में छूट दी गई है, एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई गई, एटीसी बढ़ाया गया, उसके अलावा एक्साइज के कंसेशन दिए गए, कस्टम के कंसेशन दिए गए, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सब जगह पैसा दिया गया, यानी कि सब जगह रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश की गई। और उसके साथ साथ एक और चीज़ देखिए, फिस्कल डेफिसिट, जो अभी तक चीज़ नहीं आ रही थी सामने, फिस्कल डेफिसिट बहुत कम रखा जा रहा है। अब ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंसिंग एक्ट है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं, डायरेक्ट टैक्सेस में भी बेनिफिट दे दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी बेनिफिट दे दें, फिस्कल डेफिसिट को भी उतना मेंटेन कर लें, तो मैं तो 100 से भी ऊपर नंबर देना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से जो प्लानिंग की गई है, जिस तरीके से हर सेक्टर को टच किया गया है, वो बिल्कुल सही चीज़ है। आज हमारे पास रेवड़ियाँ नहीं थी बांटने को, फिर भी वो बांटी गई हैं। अब वो रेवड़ियाँ अगर हम जनरेट कर लेते हैं और सबको दे देते हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ फिस्कल डेफिसिट, सरकारी घाटा, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जा रही है, जिस तरह की फिगर्स रखी जा रही हैं, अगर वो अचीव हो जाए तो आई थिंक ग्रेट एफर्ट। खोदा पहाड़ निकला चूहा। If you see the principal points, in a sense it's a compliment to us, because everything, 99% of the budget is nothing but a continuation with some allocation of the same schemes. Where is the new idea, the new vision which we are being promised? There is the PM irrigation. I'm just reciting to you all the programs which have been allocated after having been started by the Congress. PM irrigation program, Manrega, National Rural Housing Scheme, PM rural road plans, airports. We made more airports than anybody else. SC/ST schemes, skill development program, Krishi Vikas Yojana. Insurance sector में we could not implement it, but the same plan at 49% is now being done. We've been talking about it. National Water Program, AIMS, IITs, IIMs. So what is the new thing? Each and every one of the public benefit scheme of ours, where is the new vision? Secondly, no fundamental structural changes, no vital new initiatives. You may have a Gujarat statue there, you may have some other पहली लाइन ही थी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, उसके बाद उसका विस्तार था। आप तो आरबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, इस नज़रिए से इस बजट को तैयार करते वक्त क्या ध्यान में रखा गया? मैं पहले कॉम्प्लीमेंट दूंगा मिस्टर अरुण जेटली को कि इसने जो सबसे बड़ी, जो आप अभी तक हम देख रहे थे कि साउंड यूज़ ऑफ टैक्स रेवेन्यू नहीं हो रहे थे, जितना कलेक्शन होता था उसका यूसेज जो था वो मिसयूज़ हो रहा था। ये पहली बार बजट है जिसमें कि इसने, लगता है ऐसे है कि जैसे एक्सपेंडिचर कमीशन अनाउंस किया। नहीं, एक चीज़ मिसयूज़ हो रहा था, इस दिशा में ध्यान दिया गया है, या वो इम्प्लीमेंट हो, वो कैसे हो, इस दिशा में भी चीज़ें आएंगी? एक्सपेंडिचर कमीशन अनाउंस करना एक पहला कदम है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाना, जिसमें कि सेटलमेंट कमीशन लाना या एडवांस रूलिंग इंडियन कॉर्पोरेट्स को देना, ये दूसरा है। तीसरा जो है, स्कीम्स जो दी गई हैं JNNRU को कंटिन्यू किया गया है विथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कि कैसे होगा वाटर में और सैनिटेशन में, जो कि पहले नहीं हो रहा था। पहले डिफरेंट मिसयूज हो रही थी स्कीम्स। क्लाइमेट चेंज में उसी जैसे डॉक्टर साहब ने सईद, आपके पास हम आ रहे हैं, एक जरा खाली कमेंट इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, आप रुक जाइए एक मिनट। एसोचैम में आप हैं, हाँ, इस बात को पूरा कर लीजिए।
आप जो कह रहे हैं बहुत बेसिक्स पे ध्यान दिया गया है, बहुत जो बेसिक्स आज पे तक नहीं दिया जाता था। 7 इंडस्ट्रियल टाउन इन्होंने सैटेलाइट टाउन बनाने की कोशिश की है जो कि एडवांस होंगे। 100 सिटीज़ स्मार्ट सिटीज़ अनाउंसमेंट की बात है। रूरल के ऊपर कितना ख्याल किया गया है कि रूरल एरिया को दे आर डिजिटलाइजिंग इट इन कनेक्टिविटी। हमें डिजिटलाइजिंग ऑफ रूरल एरिया इज़ ए गुड फॉर कनेक्टिविटी। आप रूरल में इमीडिएटली पहुंच गए, अगर रूरल एरिया में कनेक्टिविटी हो जाती है वो भी डिजिटल। साइमल्टेनियसली उसने कस्टम एक्साइज में भी एग्जम्पशंस दे दी। तो उसने बेसिक चीज़ें जो कि आम आदमी और पुअर्स टू पुअर जाना चाहिए वो उसने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ये मेरा यूसेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू से लगातार उनको निकलना है चर्चा। हाँ सही, जरा बात कीजिए, क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हैं आर.एन. धूत साहब, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के एमडी और सुचेम के फॉर्मर प्रेसिडेंट और साथ ही साथ एमपी। अब से कुछ देर पहले जब प्री बजट चर्चा धूत साहब आपसे हमारी हो रही थी तो आप ये कह रहे थे कि अच्छे दिन इस बजट के बाद जरूर आएंगे। बजट के बाद कह सकते हैं आप, या कहीं आपके मन में भी कुछ शंका रह गई? मैंने जो कहा था बजट आज अच्छे दिन आने वाले हैं, बजट सुनने के बाद मैं और रिकन्फर्म करूंगा कि अच्छे दिन आ चुके हैं। कैसे, क्या इंडस्ट्रीज के लिए क्या अच्छा है इसमें? देखिए, आम आदमी और इंडस्ट्री सभी के लिए इसमें बेनिफिट दिया है। जैसे कि आम आदमी के लिए इनकम टैक्स की लिमिट 1,50,000 से बढ़ा दी है, एटीसी में भी उनका राहत मिली है, सीनियर सिटीजन के लिए राहत दी है और सरकार ने गर्ल चाइल्ड से लेके सीनियर सिटीजन को भी काफी राहत देने की कोशिश इस बजट में करी है। लेकिन दूध साहब, अब तक जो बजट हम लोग देखते आए हैं उससे कहीं कुछ अलग लग रहा है, कहीं कुछ ऐसा ऐतिहासिक निर्णय फैसला आपको इसमें नजर आ रहा है? देखिए, ये बजट बहुत ही बैलेंस एंड ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है क्योंकि इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट मिले हैं जिसके कारण आम जनता में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से खुशहाली ज्यादा होगी। ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा किया है, एफडीआई में अच्छा किया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए काफी रियायत दी है और सबसे ज्यादा आज तक डिफेंस इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट के लिए परमिशन नहीं थी, जो कि अब गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में 59% तक एफडीआई क्लियर की है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं हमारे साथ, वो खुश नहीं है इससे। डिफेंस एक्सपर्ट खुश नहीं है, ये तो आपको टाइम बताएगा। 1 साल 6-8 महीने में देखिए कितनी इन्वेस्टमेंट देश में आएगी। देश में जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो अपने आप लोगों को रोजगार मिलेगा, एक्साइज ड्यूटी मिलेगी, कस्टम ड्यूटी मिलेगी। हमारी इंडस्ट्रीज को किस तरह से इस बजट के बाद फायदा, धूत साहब आप देख रहे हैं, और जो रोजगार युवा रोजगार की तरफ उम्मीद लगाकर देखता था उसे कैसे फायदा होगा? देखिए, एसएमईज के लिए बहुत बड़ा फायदा दिया है कि 25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले से ऊपर के आदमी को 15% सब्सिडी मिल रही है। वो एक उसके कारण काफी इंडस्ट्री अट्रैक्ट होगी एसएमईज में। कितने 100 सिटीज डेवलप करने के लिए बात कही है जिसके कारण पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को काफी आशा है कि उनको काफी बड़ा रोजगार वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस प्रकार से 7 स्मार्ट सिटीज भी बनाने जा रहे हैं जिसके कारण भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिलेगा। 2 टायर एंड 3 टियर सिटीज को एयर से जोड़ने के लिए भी काफी बड़ा एक्सप्लोजर मिलेगा। सबसे ज्यादा टूरिज्म में जो वीजाज के लिए जो आज कतारें खड़ी रहती है, वीजाज जल्दी मिलते नहीं है, अब वीजाज जल्दी मिलेंगे तो टूरिज्म डेवलपमेंट होगी। टूरिज्म डेवलपमेंट से देश में फॉरेन एक्सचेंज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होएगा। आईएम्स खोलने की बात है 5 देश भर के अलग अलग जगहों पर, इसके बाद कुछ मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं। आपको लगता है कि ये सारे काम हो पाएंगे, और अगर हो पाएंगे तो कैसे? ये सारे काम बिल्कुल होंगे। जो एक बार मोदी सरकार ने और हमारी एनडीए सरकार ने ठान लिया है वो जरूर करके दिखाएंगे। और मुझे पता है कि कई दिनों से मोदी जी के मन में गुजरात विकास का जो मॉडल था वो सारे वर्ल्ड विकास, इंडियन विकास के लिए जाना है। तो वो हिसाब से वो जल्दी से जल्दी, जैसे गुजरात में हर जगह हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, वैसे ही सारे हिंदुस्तान में, सारे स्टेट में आईएम एंड मेडिकल कॉलेज खोलने के जा रहे हैं जो इमीडिएटली इंप्लीमेंट होंगे। वो धूत साहब इस बजट से काफी खुश नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस बजट के बाद अच्छे दिन लाने का जो वादा
नरेंद्र मोदी ने किया था वो वादा पूरा होगा। तो यहाँ सुचेम में जो प्रतिक्रिया मिल रही है इस बजट के बाद, वो मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है और ज्यादातर लोग इसे संतुलित बजट बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद दूध साहब आपका। ओवर टू यू। चलिए सहित जो बात निकल कर आई उससे आगे हम लोग ले जाते हैं। अभय जी, जो बजट सामने आया है उससे एक असर तो हम देख रहे हैं कि चिदम्बरम की तरह शेयर बाजार में उछाल नहीं है, लेकिन एक तरह से जब हमारा चाय वाला इस बात को कहता है कि थोड़ा सा किसान पे ध्यान दिया गया, मजदूरों की बात की गई, गाँव की बात की गई, अच्छा लगा उसे। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि ये एक ऐसा बजट है जो पहली बार देश में जो कमजोरियां थी जिसका जिक्र मलिक साहब ने किया उस दिशा में देखा जा रहा है, या इसको इम्प्लीमेंट आने वाले वक्त में किया जाएगा, उस दिशा में बढ़ता हुआ पहला कदम है? देखिए, पिछले 10 साल से मैं धूत ब्रदर्स को सुन रहा हूँ बजट के ऊपर टिप्पणियाँ करते हुए। उन्होंने आज तक किसी बजट की कोई आलोचना नहीं की, वो हर बजट की तारीफ करते हैं। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उन्होंने आज तक किसी बजट के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। इसलिए उनकी बात तो एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए, उसका कोई अर्थ मतलब है नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ तारीफ ही तारीफ करनी है। उनके पास कोई क्रिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है, जानबूझकर या किसी वजह से, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपने किसान और मजदूर, चाय वाले, इन सब लोगों की बात कही, तो दरअसल आप सामाजिक क्षेत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बजट की जितनी भी समीक्षा की है उसमें हम लोगों ने सामाजिक क्षेत्र की चर्चा नहीं की है। अब जरा एक रूपक के तौर पे अगर आप केवल एक एलोकेशन को देखें, 200 करोड़ रुपए, अभी हम और प्रांजल इस पर बात भी कर रहे थे, 200 करोड़ रुपए सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए दिया और 200 ही करोड़ रुपए भारत में विश्वविद्यालयों के विकास के लिए दिया। तो शिक्षा जो है वो सामाजिक क्षेत्र का, एजुकेशन जो है वो सामाजिक क्षेत्र का की वर्ड है। आप भारत को अशिक्षित रख के या कम शिक्षित रख के या अर्ध शिक्षित रख के कुछ भी हासिल नहीं क्या क्या किया? एक शिक्षा को दिया 200 करोड़ और 200 करोड़ रुपए सरदार पटेल की मूर्ति पे दिया और 200 करोड़ रुपए विश्वविद्यालयों को दिया। लेकिन आपने ये देखा 100 करोड़ कितनी जगह पर बांटे गए? नहीं, मैं तो केवल एक बता रहा हूँ, एक तुलना। दूसरे 500 करोड़ रुपए आपने कश्मीर में पंडितों के पुनर्वास के लिए दिया। कश्मीरी पंडित शब्द यूज करने से बचा गया। हाँ, आप साफ साफ बोलिए, इसमें क्या जाता है? मैं कह रहा हूँ कश्मीर में पंडितों के पुनर्वास जो विस्थापित है उनकी दिशा में कदम बढ़ाया गया। अच्छा, अब ये बीजेपी की पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये बीजेपी की पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्होंने दिया, हमें उससे इनकार नहीं कर रहे। आप पंडितों को 500 करोड़ नहीं 700 करोड़ रुपए दीजिए, वो सवाल नहीं है। सवाल ये, अब प्राथमिक शिक्षा के ऊपर आइए आप, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी अभी एक सरकारी सर्वे हुआ है जिसने बताया है कि छात्रों में, बच्चों में सामान्य तौर पर लिखने, पढ़ने और जोड़बाकी करने की जो क्षमताएं हैं, जो कुशलताएं हैं, जो उनमें प्राथमिक शिक्षा कारण आनी चाहिए, उनमें निरंतर ह्रास हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पर प्राथमिक शिक्षा का स्तर हमारे देश में लगातार गिर रहा है। बहस में जरा तो सबको सामाजिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर गौर कीजिए। जी, हम उस सब चीज को जोड़ लेते हैं। अलका जी, आप भी इस माइक को उठाएं। और कॉस्मेटिक्स कॉस्टली हो गए हैं। देखिए, आपने मुझे सिर्फ महिलाओं के मुद्दे पर कमेंट करने को कहा है। उस परिप्रेक्ष्य में ले जाना खाली कॉस्मेटिक में जोड़ेंगे तो मुझे लग रहा है मेरे ट्विटर पे अभी से कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा नुकसान मुझे होने वाला है। नहीं, तो मैं उससे अपने आप को बाहर रखती हूँ। मुझे लगता है महिलाओं को कपड़े महंगे हुए, कॉस्मेटिक महंगे हुए, उससे ज्यादा जो है फर्क पड़ रहा है कि हमें, अगर आप बजट में देखेंगे, जो 90,000 करोड़ का महिला और 80,000 करोड़ का बाल विकास का बजट है, उसमें बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। और महिला सुरक्षा के नाम पर कहूँ, एसिड अटैक जो है, विक्टिम रिलीफ फंड की जो बात कही गई थी बीजेपी के मैनिफेस्टो में, उसका जिक्र तक नहीं किया गया है। निर्भया फंड जो पहले था, उसके बारे में भी जिक्र नहीं किया गया कि आपने उसको खत्म कर दिया या उसको बढ़ाया है या उसका इस्तेमाल कहीं पर भी हुआ है। और आपने ज़्यादा कुछ नहीं इसमें बात हुई है। नहीं, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे सिर्फ 100 करोड़ की बात है। हमारी बेटियां किस तरीके से गर्भ में मर रही हैं ये हम जानते हैं, तो 100 करोड़ कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है हमारे वित्त मंत्री जी की जो सुई है वो 100 पर अटकी हुई थी, इसलिए मैं उम्मीद नहीं कर पा रही थी कि महिला सुरक्षा, महिला विकास और महिलाओं के मुद्दों को से 100 से ऊपर सुई जाएगी और वो गई। कितना फीसदी ध्यान दिया गया? बिल्कुल भी नहीं दिया गया। मैं वही आपसे कहना चाहती हूँ। 1% 0%। आप सिर्फ कपड़े और मेकअप को छोड़ दीजिए, मुझे लगता है सबसे
बड़ा मुद्दा जो है शिक्षा का और सुरक्षा का है, जिस पे मुझे कहीं कुछ बहुत बड़ा दिखा नहीं है। मैं सिर्फ महिला मुद्दों के ऊपर अगर बात करूं और महिला खिलाड़ियों की जो ट्रेनिंग की बात है उस पर भी ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जो है 150 करोड़ की बात पूरे देश भर में की गई है। और मैं ये कह सकती हूँ कि माँ गंगा के अलावा किसी दूसरी माँ, बहन, बेटी के लिए इस बजट में बहुत कुछ नहीं है। हम सबको मुझे लगता है कि माँ गंगा की गोद में समाने का समय है, अगर ये बजट आदि आबादी को ध्यान में रखकर इस तरीके से पेश किया जा रहा है, जहाँ पर एक संदेश नहीं जाता कि कितनी महिला पुलिस की भर्तियां, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि थाने नहीं है, महिला पुलिस नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट और जजेस, महिला जजेस की जो नियुक्तियां होनी है, उन सब पे मुझे लगता है बहुत साफ सुथरा संदेश जाने की इस बजट के माध्यम से जरूरत थी, जो बिल्कुल नहीं हो पाई है। हम लोग यहाँ पे हमको लगता है चर्चा की जाए कॉम्पिटिवली, ये कि आप एक लगातार में जितेंद्र नहीं, मेरे को एक बार मौका मिला तो मैंने पूरा महिलाओं के मुद्दे पर बात किया। आपकी चाय 7 रुपए की ही रहेगी कि बढ़ जाएगी? इस बजट को सुनने के बाद क्या लगा आपको? थोड़ा दिन साथ का ही रहेगा, साथ ही रहेगा। बट ये प्रसून ये बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि वेतन भोगियों के लिए अच्छे दिन आ गए कि ये चाय का दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए टैक्स जो एग्जेम्पशन दिया है सभी लोगों को, सीमा बढ़ा दी एग्जेम्पशन की, तो लोगों की जेब में थोड़ा और पैसा आएगा, कम आए लेकिन पैसा आएगा, जेब कटेगी नहीं। और पीपीएफ में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है, तो आपकी बचत के जो कुछ उपाय हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और आपकी आमदनी में भी आपको दिया गया है। तो न केवल लोगों के पास पैसा जेब में रहेगा, बचत बढ़ेगी, बल्कि खर्चा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कुछ काफ़ी चीज़ें भी सस्ती हो गई। एक चीज़ और जिंदल साहब, एक चीज़ इसमें हम जोड़ना चाहेंगे, क्या ये एक ऐसा बजट है जिसमें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि आप शेयर बाजार की तरफ जाएं? ये बजट कुछ ऐसा भी है या आप बचत की दिशा में जाएं, बचत आप ज़्यादा करें? क्या है ये बजट? देखिए, एक चीज़ तो है कि स्टॉक मार्केट ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि इकोनॉमी ने थम्स अप दिया है इसको, इकोनॉमी ने जो है इस बजट को जो है पॉजिटिव साइंस दिए हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के लिए कुछ इन्वेस्टर्स को उन्होंने दिए हैं, इसलिए बाजार ऊपर है, और कॉर्पोरेट सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टर्स को उन्होंने कुछ दिए हैं, इसलिए। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं आपको, इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम थी, कॉर्पोरेट सेक्टर जो दिक्कतें फेस कर रहा था, एक एक दिक्कत को आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। इस चीज़ के लिए वित्त मंत्री साहब को मैं खुले दिल से मुबारकबाद दूंगा। बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। ये 40, 42, 45 दिन के समय में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई हैं और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशन देने की कोशिश की गई है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा स्टॉक मार्केट पहले डाउन गई, अब वो 400 पॉइंट के आसपास तेज जा रही है। जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात है, देखिए जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, कंट्री बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट में तो ग्रोथ आएगी आएगी। कम से कम कड़वी दवाई तो नहीं है ना, बल्कि सब जगह सेवर्स। पीपीएफ एक ऐसी चीज है जहां कोई भी आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट चाहता है, उसको भी मोटिवेट किया गया है। और इसके लिए हम बार बार डिमांड करते आए थे सरकार से कि पीपीएफ की आप एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाइए ताकि लोग जी बढ़ा दिया गया। मतलब इतना मुबारकबाद की लकीर या परसुन जी कम से कम कड़वी दवाई तो नहीं है जो कहा जा रहा था कि कड़वी दवाई दी जाएगी। ये होम्योपैथिक तो नहीं ना होगी? नहीं, बिल्कुल। 18 से 28 बरस जी। नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में 16 भाषणों में इसका बड़ा लंबा जिक्र किया था कि इस तबके के पास जिंदगी जीने के सबसे बेहतरीन क्षण होते हैं, वो हम देंगे। जैन साहब, जो लड़के पढ़ के निकले, नए संस्थान एजुकेशन के खुलेंगे, अच्छी बात है। वो लड़के जो नौकरी तुरंत पाएंगे उनको टैक्स के मद्देनज़र, ओवरऑल उस युवा तबके के लिए ये बजट कैसे देखा जाए और वो क्या सोच रहा होगा? देखिए, युवा तबके के लिए मैं इसे उम्मीद की किरण कहता हूँ। हालांकि डायरेक्ट जो फ़ायदा है लगभग 1.5 लाख रुपए का अंदाज़ा 50,000 रुपये स्लैब में बढ़ाकर, 50,000 रुपये पीपीएफ में बढ़ाकर और 50,000 रुपये इसी तरह ब्याज में चेंज करके कि एडिशनल टैक्स का जो फ़ायदा दिया है हाउसिंग सेक्टर पर, इस सब का फ़ायदा डायरेक्टली चाहे युवा तबके का नाम लेकर नहीं दिया गया, लेकिन फ़ायदा सबको होगा और युवा तबके को सबसे ज़्यादा होगा। इंडियन इकोनॉमी जिस लिहाज से ग्रो कर रही है जी, और जिस लिहाज से नौकरियों में आजकल पैसा मिलता है जी, उसके खांचे में ये रियायत कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है? इस रियायत से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अपने खुद के मकान का जो सपना यंग आदमी का है, उसमें पहले जो सुविधा थी कि अपना खुद के मकान में 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती थी, उसे 50,000 रुपये से और बढ़ाया गया है और 1 लाख की और एडिशनल उन्हें इंसेंटिव दिया इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए। तो उस सारी चीज़ को देखते हुए हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और लोग अपने मकान की तरफ तवज्जो दे सकेंगे। अनिल शर्मा जी, जरा माइक उठा के बता दीजिए, अब आप लोग भी कोई प्लानिंग करते हैं कि ऐसा बजट है तो इस रूप में अब हम रिहाइश देने की बात करेंगे जिससे लोग खिंचे हुए आ जाएं आप तक?
जी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कंड्यूसिव होना चाहिए, बायर फ्रेंडली होना चाहिए। जब तक उनकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है या पेइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है तो डिमांड घटता है। जिस तरह से अगर प्रोडक्शन आप बढ़ाते हैं तो प्राइसेस भी घटता है। प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब डिमांड बढ़ेगा। ये जो छूट है, ये जो फैसिलिटी जैन साहब ने कहा, आपने कहा, उसके कारण डिमांड जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, और जब डिमांड जनरेशन होगा तो सप्लाई साइड भी बढ़ेगा। मैंने जेटली साहब के बजट की तरह आप लोग भी अब इस तरह की चीजें रखेंगे सामने? जी बिल्कुल। देखिए हम बड़ी न्यूनतम चीजें रख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। एक कमेंट आपसे चाहेंगे, जरा आप माइक लीजिए। हेल्थ सेक्टर न्यूनतम जरूरत में आना चाहिए इस देश में, लेकिन ये प्रॉफिट बेस्ड धंधा बना दिया गया। आपको लगता है उस दिशा में सरकार ने छूने का प्रयास किया? देखिए, उस तरफ प्राइवेट सेक्टर को जहां तक देखा जाए तो उस तरफ सरकार का ध्यान थोड़ा कम गया है। मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर जो है वो 70% ऑफ हेल्थ केयर जो है प्रोवाइड करता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को मैं तो ये कहूँगा हल्का सा इग्नोर किया गया। वहाँ पे सब्सिडीज़ देनी चाहिए, थोड़ा सा वहाँ टैक्स एग्जम्पशंस देनी चाहिए, और मेडिकल एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा सा ग्रोथ देनी चाहिए, ताकि हेल्थ केयर जो है प्रोवाइड कम दामों पे गरीब आदमी को। एक चीज़ बताइए, कितने बेड्स की कमी है इस देश में रेशियो में, जितने मरीज और बेड? आप इस तरह से देखिए कि 1000 के ऊपर 6 बेड्स की आवश्यकता है। दिल्ली जैसे शहर में 1000 के ऊपर मात्र 2 बेड अवेलेबल हैं, तो बेड्स की कमी। 1000 के ऊपर 2 बेड्स अभी अवेलेबल हैं दिल्ली जैसे शहर में, जबकि 1000 के ऊपर 6 के करीब होने चाहिए। WHO के आंकड़े ये कहते हैं। सरकार के सामने मुश्किल देखिए बहुत बड़ी है। इस देश में रेलवे का बजट 2 दिन पहले आया। हर दिन 95 लाख लोग बिना सीट के सफर करते हैं। जितनी गाड़ियां चलती हैं, जितनी बॉगी लगा दीजिए, सीट लगा दीजिए, और दूसरा हिस्सा अब अस्पताल का आ रहा है। 1000 में सिर्फ 2 बेड। ये स्थिति है। कैसे सरकार उस दिशा में चली जाएगी, और सरकार जिसका जिक्र इस भाषण में हुआ है, बजटीय भाषण में, ये इंप्लीमेंट के चेहरा कब तक सामने आएगा?